मैं संदीप, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स फेस द ट्रूथ पे। आज हम बात करने वाले दो ऐसे शब्दों के बारे में जिसको आपने काफी टाइम पहले सुना तो बहुत होगा, लेकिन उसके बाद उस शब्दों का या फिर उस वाक्य को जो बताया गया था हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, फिर हमारे बड़े नेताओं के द्वारा, उसका क्या हुआ उसका हमें नहीं पता। पहली चीज वो थी जिसमें हमने प्रधानमंत्री जी ने बोला था मेक इन इंडिया। दूसरी चीज थी जो अभी सुनने को मिल रहा आत्मनिर्भर भारत। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों चीजें हैं क्या और आपने क्या समझा था अभी तक और उसके बीच में क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट हुई हैं भारत के अंदर, क्या नहीं हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हमने सुना था कि भाई चाइना को हम इकोनॉमिक नुकसान देने के लिए चाइनीज एप्लीकेशन बैन कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जितनी भी चीजें हुई थी, जितने भी जुगलेबाजी हुई थी, जितनी भी जुगलबंदी हुई थी, कांग्रेस, बीजेपी, बला बला जितनी भी पार्टियां हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब देश की जनता से है, आपसे है, जो आप सुन रहे हो उससे मतलब है। इसी चीज को हम लेके आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले इन दो टॉपिक के बारे में और हम ये भी देखने वाले कि कितना असरदार हुआ है जो 59 एप्लीकेशंस बैन की गई थी भारतीय सरकार के द्वारा। तो मैं आगे इसके बाद शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि 2 साल पहले जब ये वाक्य ट्रेंड में आया था भारत के मार्केट के अंदर में कि मेक इन इंडिया, हम करेंगे मेक इन इंडिया, हम सब कुछ घर पे बनाएंगे, घर पे बेचेंगे, जो हम चीजें बाहर वालों को देते हैं खरीदने के लिए पैसे देते हैं वो हमारे घर में सेव होंगे, हमारा आम आदमी मजबूत होगा और काफी कुछ बातें हुई थी। फिर थोड़े दिन बाद ये बात बातों की तरह ही हवा में जैसे बादल आए बरस के चले गए। बारिश कहाँ पड़ी किसी को नहीं पता, कहाँ पड़ी वो भी नहीं पता। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ है। और जब से ये हमारा भारत चीन का सीमा विवाद शुरू हुआ उसके बाद से हम कई बार ये बात कहते हैं कि चीन हमारे भारत के मार्केट में घुसा हुआ, उससे आर्थिक नुकसान देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक चोट पहुंचाने के लिए एप्लीकेशन बैन कर दी। तो वो कितना असरदार था उसके बारे में हम आज बात करते हैं। अभी आपने सुना आत्मनिर्भर भारत, तो दोनों चीजों में कुछ फर्क नहीं है। दोस्तों मैं ये क्लियर कर दूं कि वो भी चीज जो बात मोदी जी द्वारा बोली गई थी मेक इन इंडिया करेंगे, वो भी वही चीज है जो आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। बस ये हमें थोड़ा सा गुमराह करने के लिए, ये बातों को अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं कर रही है। मैं सरकार को पॉइंट आउट इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आधी चीजें हमें पता होती है, आधी चीजें हमें नहीं पता होती कि सरकार क्या कहना चाहती है और किस हिसाब से सरकार संबोधन कर रही है आम जनता को। अब बात करते हैं मेन मुद्दों के बारे में। वो 59 एप्लीकेशन को छोड़ के हम कुछ एप्लीकेशंस पे आते हैं जो प्योर इंडियन, शुद्ध हिंदुस्तानी एप्लीकेशंस हैं। आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि जिस बारे में बात करना चाहता हूं वो कितना इंपॉर्टेंट था पहले ही बात करना, ना कि आज बात करनी चाहिए थी। और अभी तक सरकार की तरफ से किसी की तरफ से इस चीज के ऊपर बात नहीं करेगी। मैं कुछ एक नाम ले रहा हूं, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, जोमैटो, स्विगी और इतने ओयो और इतने ही कितने नाम हैं भारत के मार्केट के अंदर जिनका हमें नहीं पता कि ये, हमें सिर्फ इतना पता है कि भारतीय एप्लीकेशन हैं, हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे से क्या चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है चाइना की, टेंस्कार एंड अलीबाबा। अलीबाबा एक बहुत बड़ा नाम होगा जो आपने बीच में सुना भी होगा। अलीबाबा का नाम काफी पॉपुलर हुआ था जब मुकेश अंबानी का शेयर मार्केट में शेयर काफी ज्यादा नीचे गिर गया था। एंड उस दौरान अलीबाबा का नाम आया था क्योंकि अलीबाबा एशिया के नंबर 1 अमीर आदमी बन गए थे मुकेश अंबानी को नीचे करने के बाद एक फायदा। फिर फॉर्चुनेटली मुकेश अंबानी जी थोड़े दिन के बाद ही रिकवर करने के बाद शेयर मार्केट में अच्छी पकड़ आई और वो फिर से 1 नंबर पे आ गए। लेकिन यहाँ पे हम बात 1 नंबर या 2 नंबर की नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों जब ऐसी कंपनी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन कंपनी जो अपना एक प्रोजेक्ट लेके ये भारत सरकार या फिर भारतीय बैंक या फिर भारत के अंदर जितने भी तरह के बैंक काम करते हैं उनके पास जब गई, और बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी काम करते हैं, एज ए इन्वेस्टर भी काम करते हैं, उनके पास भी गई, पर उनको इनका प्रपोजल पसंद नहीं आया और इन्होंने किस लेवल पे इनको मना किया या फिर इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई तो उन्होंने इनको मना कर दिया। तो ये अपना सेम प्रोजेक्ट लेके चाइनीज इन्वेस्टर के पास गए, तो उन्होंने इसको क्लैरिफिंग करने के बाद ये कहा कि बहुत ही अच्छा आपने सोचा, बहुत अच्छा किया, आप भारत में कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसी कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए जो 2 बड़े नाम लिए, नाम तो बहुत सारे हैं पर मैं 2 बड़े नाम जिसको आप इजीली सर्च करके देख भी पाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं इन 2 नाम पे क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूं, अलीबाबा और टेंस्कार। दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो जोमैटो की कंपनी है, फ्लिपकार्ट है, पेटीएम है, इन पे $500 मिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट इन जैसी कंपनी ने कर रखा है जो चाइना से रिलेट करती है। तो अगर कोई कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट करती है तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट लेगी, और ऐसा वैसा प्रॉफिट नहीं, बहुत ज्यादा
मार्जिन से प्रॉफिट यहाँ से कमा के वहां पे लेके जाते हैं, जबकि उनको करना कुछ नहीं है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, काम भारत के लोग ही कर रहे हैं। मैं इस चीज को बिल्कुल नेगेटिव वे में नहीं लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल पॉजिटिव वे में लेके जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं रोजगार उत्पन्न हुआ है। कहीं ना कहीं हमें तो आम आदमी को क्या मतलब है कि 2 टाइम की रोटी हो और घर का चूल्हा चौका जलता हो, पहनने कपड़े हो, पढ़ाई करवाने के लिए बच्चों के लिए पैसे अकाउंट में आते हो, दैट्स इट। इससे ज्यादा कहीं किसी कोई मतलब नहीं है। और यही हुआ भी है, कहीं ना कहीं यही हो भी रहा है। काफी लोग जुड़े हुए हैं, जोमैटो में लोग काम कर रहे हैं, स्विगी में काम कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट में काम कर रहे हैं, पेटीएम में काम कर रहे हैं। और पेटीएम तो माशाल्लाह क्या बोले, पेटीएम शुद्ध एप्लीकेशन होती थी भारत की, बट किसी को मेरे ख्याल में 10% लोगों को भी नहीं पता होगा कि इसमें चाइना का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रखा है। ये कहूंगा कि इन्होंने भला किया है भारत की कंपनी का, जो टेंसेंट और हम अलीबाबा की बात कर रहे हैं, और इन कंपनियों ने तो भला किया भारत का। क्योंकि अगर ये ना इन्वेस्ट करते तो इन जैसे जितने इतने अच्छे अच्छे प्रपोजल जो लेके मार्केट में आ रखे थे भारत के भारतीय कंपनियों ने, भारत के लोग, भारत के अंदर इतना अच्छा प्रपोजल लेने के बाद भी उसको एक सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो उन्होंने अच्छा किया, मेरे ख्याल में ठीक किया। उन्होंने कहीं ना कहीं बहुतों का भला किया और ये कंपनी चल रही है। और मैं पूछना चाहूंगा भारत की सरकार से, भारत के उन बड़े ठेकेदारों से जो डिसीजन लेते हैं इन चीजों का, कि लोगों को दिखाने के लिए, चुनावी मुद्दे रखने के लिए, चुनावी प्रचार के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा शो करने के लिए एप्लीकेशन बैन के नाम पे बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी बात को लेके पूछा जाए उनसे कि आपने इसके लिए क्या किया, और भविष्य में अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो इनके ऊपर कौन इन्वेस्टमेंट करेगा और ये कंपनियां कैसे रन करेंगी। बेरोजगारी कहीं ना कहीं बढ़ के आने वाली है। आने वाले समय में 1 से 2 महीने 3 महीने के बाद बहुत भयंकर, इससे खतरनाक महामारी साबित होने वाली है जो बेरोजगारी की आएगी। उस वक्त पे क्या करेंगे, उसके लिए क्या एक्शन प्लान है आपके, क्या सोचा है आपने, क्या करेंगे आप। इनसे हटके थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, ऑटोमोबाइल की तरफ चलते हैं। आज तो हमें मारुति कार इतनी सस्ती मिल जाती है, 3.5 लाख 4 लाख 5 लाख में अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल जा रही हैं। एक आम आदमी, कॉमन मैन की बात कर रहा हूं। लेकिन कल की डेट में यही जब गाड़ियों के रेट बढ़ जाएंगे, जब ये 5 लाख की चीजें 8 लाख में मिलेंगी, तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, कौन इसका जवाब दे करेगा कि कौन। कंपनी को तो खर्चे के ऊपर जो एक परसेंटेज वो तो डिसाइड करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना परसेंट रखना है, हमारी मार्जिन मार्केट से कितना परसेंट को लेकर हम चल सकते हैं, वो तो उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन कल की डेट में अगर यही बात आती है कि महंगी क्यों होगी भाई गाड़ी, मैं बताता हूँ, ये गाड़ियां महंगी होंगी, आने वाले वक्त में गाड़ियां भी महंगी होंगी, आम आदमी गाड़ी खरीदने के भी लायक नहीं रहेगा। और ऐसा होना तय है। तय क्यों है? क्योंकि हमने बगावत तो छोड़ दी, लेकिन हम प्रिपेयर नहीं है चाइना के साथ टक्कर लेने के लिए। मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना अपने आर्मी जवान या फिर किसी लीडर के ऊपर शक कर रहा हूं। हम बहुत कैपेबल हैं, हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कैपेबल हैं, लड़ाई करने के लिए कहीं भी कैपेबल हैं। मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा, बॉर्डर सुरक्षा के लिए हमारे जवान बहुत बेहतरीन तरीके से कैपेबल हैं, कहीं भी लड़ाई कर सकते हैं, किसी से भी हम जीतने का मादा रखते हैं। मुद्दा है कि जो बॉर्डर के अंदर आम पब्लिक रह रही है, उनकी जिंदगी से, उनके आम दिनचर्या से रिलेट करती है ये चीजें। अगर ऑटोमोबाइल कंपनी मारुति ने अभी एक हाईलाइट जाहिर किया था मीडिया के सामने आज से 1 हफ्ता पहले, कि अगर चाइना कंपनी इंपोर्ट करना, कच्चा माल इंपोर्ट करना है, फिर अपने पार्ट्स इंपोर्ट करने बंद कर दिए जाए, मोटर पार्ट्स, तो इसका जो है 30 से 40% तक महंगाई बढ़ सकती है गाड़ियों के बीच में, जो गाड़ियां हम खरीदते और चलाते हैं। 67%, 67% कच्चा माल कह लीजिए, उसके पार्ट्स कह लीजिए, मोटर को चाइना इंपोर्ट करते हैं। ह्यूज अमाउंट। अगर आपने इसको रोक भी दिया तो आपने क्या तैयारियां कर रखी इसको भारत में बनाने? आपके पास तो कोई तैयारी नहीं। 75% भारत की स्टार्टअप कंपनी, जिनका जो स्टार्टअप एक इन्वेस्टमेंट का बजट होता है जो $1 बिलियन से ऊपर, $1 बिलियन से ऊपर का हो, वैसी कंपनियों पे 75% जो इन्वेस्टमेंट वो चाइना का हो रखा है आपके भारत के अंदर, यानी हमारे भारत के अंदर। हमें इनके बारे में अभी से सोच के, अभी से प्लान करना पड़ेगा। और जितने न्यू युवा, जो भी न्यू कमर्स निकल के ऊपर आ रहे हैं, जो अपना अपना एक प्लान लेके आ रहे हैं, अपना सेटअप लेके आ रहे हैं, उनको अभी से हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें उनको सपोर्ट देनी पड़ेगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको सपोर्ट देने से उनका भला हो जाए या फिर देश का भला हो जाए, इससे हर एक आम नागरिक की बातें जुड़ी हैं, उसकी जिंदगी जुड़ी है।
क्योंकि जब तक रोजगार को हम क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक इन चीजों पे बात नहीं करेंगे, हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, इससे पार नहीं पा सकते। जब हमारे मार्केट में 43% स्मार्ट टीवी मार्केट के अंदर 43% तो चाइना ने काबिज कर रखा अपने आप को, उन कंपनियों को क्यों नहीं बैकअप कह रहे आप? माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी, इंटेल जैसी कंपनी, ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो बर्बाद हो चुकी हैं। ओनिडा जैसी कंपनी जो है ही नहीं भारत के मार्केट में, भी कहीं दिखती नहीं है, उनको क्यों नहीं अपॉर्चुनिटी मिल पा रही थी कि वो ऊपर की तरफ आए? अब जब वो जा चुकी हैं तो आपके 43% स्मार्ट टीवी मार्केट पे चाइना का कब्जा है, और बाकी 20-25% बाहर की टीवी और आती होंगे, बाकी आपके 25-30% तो आपके लोकल टीवी वाले होंगे जो बेच रहे हैं मार्केट में। वो तो छोड़िए, गुजरात में इतना बड़ा आपने सोलर प्लांट बनवाया, 90% सोलर सेल्स की जो सोलर सेल जो बनते हैं वो चाइना आपको सप्लाई कर रहा है। उसका कहाँ है आपके पास जवाब? वो आपने तो दिखा दिया, हमने भैया सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगवाया है भारत के अंदर, लेकिन जो सोलर प्लेट्स बन के आए वो कहां से बन के आए? वो कौन दे रहा है? छोटी छोटी बातों का जवाब रखना पड़ेगा हमें सर, छोटी छोटी बातों पे हमें सोचना पड़ेगा। सिर्फ हवा में, सिर्फ चुनावी प्रचार मुद्दे के लिए, सिर्फ सीना चौड़ा करने के लिए, गर्वान्वित करने के लिए बातें नहीं होनी चाहिए। बातें होनी चाहिए मुद्दे पे, बात होनी चाहिए आम पब्लिक पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए आपके आत्मनिर्भर होने पे। आत्मनिर्भर बोलने से बात नहीं बनती, आत्मनिर्भर बनाना पड़ता है। सिर्फ आपने बोला और हो गया ऐसा नहीं होता सर, करके दिखाना पड़ेगा। आपको इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी, वो भी ऐसे नहीं, जुबान से नहीं, करके दिखाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा, तो जाके हो पाएगा। तो रखने के बाद मैं इस टॉपिक को यहाँ खत्म करूंगा, और उसके बाद सारा फैसला आपके ऊपर होगा, आप किस लेवल पे इसको सोचते हो। ये बातें सही है या गलत है, ये आज सोचने वाली बात है। कल शायद हमें वक्त मिले ना मिले इसको सोचने का। कल शायद हर एक युवा पढ़ा लिखा रोजगार ढूंढने को तरस रहा हो। एक एमए किया हुआ बंदा, मास्टर किया हुआ एमए बंदा 12,000 की नौकरी के तड़प रहा हो। वो दौर ना आ जाए उससे पहले हमें अलर्ट होना पड़ेगा। छोटा सा एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ध्यान देने लायक बात है। 1980 के दौर में जबकि हमारी लड़ाई हो चुकी थी चाइना के साथ, उसके बाद उस वक्त में भारत और चाइना का ये जो इकोनॉमिक लेवल था लगभग बराबर था, और कहीं ना कहीं भारत से थोड़ा सा ऊपर था। और आज की बात करता हूं मैं, चाइना 5 गुना ज्यादा डेवलप कर चुका है उस वक्त की इकोनॉमी से। सिर्फ इतने 50 सालों में 5 गुना। भारत, आपको पता कि हम किस लेवल पे डिजर्व करें। और दूसरी बात सबसे बहुत और अहम, 2014 में हमारे पास 62 करोड़ गरीब लोग थे, 2020 में हमारे पास 80 करोड़ गरीब लोग हैं, जिसकी दावेगिरी जो एक दावा किया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था, 80 करोड़ गरीब लोगों को भोजन कराएंगे। 80 करोड़ लोग, हमने पिछले 6 सालों में 18 करोड़ गरीब लोगों को बढ़ावा दिया, और टोटल हमारा आंकड़ा क्या 80 करोड़। और आपको एक और बात बता दूं, चाइना ने सिर्फ पिछले 25 सालों में 80 करोड़ गरीब जनता को गरीबी रेखा से ऊपर लेके एक कॉमन मैन जो अच्छा खासा कमाता है, एक मिनिमम वेजेस सरकार का डिसाइड हो उससे कहीं ज्यादा कमाता है और स्टेबल लाइफ जीता है वो चाइना के अंदर। यानी हमने एक तरफ 80 करोड़ लोग गरीब हुए, कम होने की जगह बढ़ गए, और वहां उन्होंने 80 करोड़ गरीब लोगों को एक लेवल ही ऊपर लेके चले गए। फर्क दिखता है, बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। मैं चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं सरकार से कि जमीनी लेवल पे आके काम कीजिए, जमीन पे आके देखिए कि आपके युवा कहाँ हैं, आपका देश कहाँ है। बॉर्डर तो सिक्योर है, फौजी में दम है, फौजी कर लेंगे, लेकिन जहां करना चाहिए वहां भी ध्यान दीजिए। आपका मेन फोकस वहां जिस जगह पे है वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब तक आप आएंगे नहीं, देश का उद्धार नहीं होने का। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी के हैं, मैं किसको सपोर्ट करता हूँ, आप किसको सपोर्ट करते हैं, वो किसको सपोर्ट करता है। मुद्दा सिर्फ एक कॉमन मैन का है, एक आम जनता का है। उनकी लाइफ सुरक्षित होनी चाहिए, उनका उनके जो दिन उठे तो ये टेंशन नहीं होनी चाहिए अब कमाएंगे कैसे, उनके पास वो साधन होने चाहिए। धन्यवाद। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सबका। अगर बात दिल से आपके दिमाग तक लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी बातें और भी
सच्चाई आपके सामने लेके आ सकूं।